हेलो, मैं रितेश कुमार। आज हम आप सबको ग्रुप डी तथा अन कंपटीशन एग्जाम के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप डी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए आज केमिस्ट्री ग्रुप डी में जैसा है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी का बहुत ही कम है, तो हम आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो एकदम बेसिक, जो बिल्कुल नहीं जानता हो उसके लिए है। एकदम बेसिक से सिखाएंगे और एक सीक्वेंस वाइज में सिखाएंगे ताकि केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। पहले हम ये बता दें कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो पदार्थ के बारे में। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत होने लगता है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़े और फिजिक्स में क्या पढ़े। तो पहली बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि फिजिक्स में हम ऊर्जा पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम सब पदार्थ पढ़ते हैं। अब हम कहेंगे ऊर्जा किसे कहेंगे, स्पष्ट हो जाए। तो ऊर्जा जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसे ऊर्जा अर्थात एनर्जी कहेंगे। जैसे कि हवा, जैसे ध्वनि, जैसे बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, हम इन्हें महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम कहेंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम ये जानेंगे कि पदार्थ की भी दो अवस्थाएं होती है। केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे हम सब भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, और एक पढ़ेंगे रसायन, जिसे या भौतिकी लिखना उचित होगा, भौतिकी रसायन। भौतिक में हम पदार्थ की अवस्था को पढ़ते हैं। भौतिक में पदार्थ की अवस्था को पढ़ते हैं। यानी कि हम सब केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में भी भौतिक और रसायन है। भौतिक और रसायन में हम भौतिकी में पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। अब ये अगर पदार्थ की अवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से बात करें तो ये ठोस, द्रव्य और गैस होता है। लेकिन इसके अलावा भी बात करें तो एक होता है BEC, दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ठोस अवस्था जिसे हम सॉलिड बोलेंगे, द्रव अवस्था जैसे लिक्विड बोलेंगे, गैस जिसे हम गैस बोलेंगे। इन ये जितने भी अवस्था है ये मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से तीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो आप कहेंगे कि तीन अवस्था। वो कौन कौन सा? तो कहेंगे ठोस, द्रव और गैस। ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। इसके बाद अगर कहे कि मुख्य रूप से ये बोले तो तीन, अगर ऐसे बोले तो कहिएगा कि पांच है। इसमें से दो और जुड़ जाता है, जैसे हम BEC बोलते हैं, और एक प्लाज्मा, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं।
आते हैं पहचान करते हैं कि हम किसे ठोस कहेंगे और किसे द्रव कहेंगे, किसे गैस कहेंगे, बीसी की अवस्था कब होगी और प्लाज्मा अवस्था कब होगा। ठोस आसान भाषा में हम कहेंगे जो बहता नहीं हो, जो बहता नहीं हो हम उसे ठोस कहेंगे। जैसे आपने कह दिया ईंट, क्या ईंट कभी बहता है? तो कहेंगे ईंट नहीं बहता है, तो ये ठोस है। फर्नीचर, लकड़ी, टेबल, कुर्सी जो भी हो वो सब ठोस होगा। अगर हम द्रव की बात कर लेते हैं तो कहेंगे जो बहता हो। एकदम सिंपल सा ये पहचान है, ये है पहचान, एकदम आसान से भाषा में हम कहेंगे ठोस किसे कहते हैं? जो बहता नहीं हो। द्रव जो बहता हो, जैसे में तेल, पानी, देखिएगा आप छोड़ेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चला जाता है, तो हम कहेंगे कि द्रव है। अगर गैस की बात कर ले तो गैस में जो उड़ता हो, जो उड़ता हो उसे हम गैस कहेंगे। जैसे हवा, बादल, ये सब गैस है, ये सब गैस है। तो उम्मीद करते कि ठोस, द्रव, गैस को पहचान चुके होंगे। अब इसकी और सारे गुण है, जैसे ठोस का भी करैक्टर है, द्रव का करैक्टर है, गैस का है, वो सब है। अब आइए पढ़ ठोस, सॉलिड। इसके पहले और बता दें रसायन। रसायन को हम सब दो भाग में बांटे हैं, या आप बाद में पढ़ लीजिए। ठोस, सॉलिड। पहचान हमने ये देखा कि जो बहता नहीं हो उसे हम ठोस कहेंगे। अब और ठोस के बारे में बात करें तो ठोस में क्या होगा कि अंतरा अनुक आकर्षण बल अधिक होगा। दूसरा अनुक रिक्त स्थान कम होगा। फिर घनत्व, घनत्व अधिक होगा। आयतन निश्चित होगा। आकार निश्चित होगा। ये सब ठोस के गुण है, ठोस के गुण है। अंतरानुक आकर्षण बल अधिक होगा, यानी कि अगर हम यहां समझेंगे ये ठोस है, इसकी ये कण है, ये ठोस के कण है, ये ठोस है। देखिए इसमें आपको दिखता होगा कि जो कण के बीच बल है वो बहुत अधिक है, यानी कि आकर्षण बल बहुत अधिक है। एक दूसरे के जो कण है बहुत सटा सटा है, इसीलिए ठोस है, मजबूत है। तो आकर्षण बल जो है आंतरिक
कण के बीच जो लगता है वो काफी अधिक होता है, ये सीखें। फिर उसके अंदर रिक्त स्थान यानी दो कण के बीच की जो खाली स्थान होती है हम उसे रिक्त स्थान कहते हैं। और आपको देख पाते होंगे कि इसमें रिक्त स्थान का नाम कोई है ही नहीं, बहुत कम है, नगण्य के बराबर, इसीलिए कहेंगे कि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। दूसरा घनत्व, कि उसके कण कितना सटा सटा है, देख पाते होंगे कि इसका कण बहुत ही सटा है अर्थात घनत्व बहुत अधिक होगा। फिर अगर आयतन की बात करें तो देखिए ये जैसा है वैसा ही है, तो ये आयतन इसका निश्चित होगा। फिर आकार, ये अगर हम जिस शेप में रखते हैं उसका ठोस का आकार वैसा ही होता है, तो कहेंगे कि आकार भी निश्चित है। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है, एकदम बहुत बढ़िया समझ लेवल का प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ठोस की आकार होती है। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित, ऑप्शन नंबर बी निश्चित, और भी देते हैं। तो हमने आपको ये पढ़ाया कि ठोस का जो आकार है, देखिए आकार है वो निश्चित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि निश्चित। तो इस तरह से इससे कई प्रश्न बनते हैं जो दिखाते हैं। एक दो प्रश्न आपको एक बार फिर से सुन लीजिए कि ठोस है, ठोस का एकदम असली पहचान यही है कि जो बहता नहीं हो, लेकिन उसके अंदर और भी कई गुण है, जैसे अंतरानुक आकर्षण बल अधिक होगा, अंतरानुक रिक्त स्थान जो दो कण के बीच खाली जगह है वो बहुत कम होगा, घनत्व बहुत अधिक होगा क्योंकि इसका कण एक दूसरे से सटा रहता है। फिर आयतन की बात करें तो वो निश्चित होगा, फिर आकार की बात करें तो निश्चित होगा, यानी आकार ये बदलता नहीं है ठोस में। जैसे आप कभी ईंट देखे होंगे तो इसका मतलब है ईंट बहुत दिनों से धरा है तो ईंट वैसा का वैसा ही रहेगा। हम कहेंगे कि ईंट सब जिस अवस्था में था उसी अवस्था में है, ना तो आकृति चेंज हुआ है उसका, ना उसके आकर्षण बल में कमी है, ना रिक्त स्थान में है। तो ये ठोस का गुण है। एक दो प्रश्न करने के बाद समझ जाइएगा। क्वेश्चन, ठोस में होता है, ठोस में होता है। ऑप्शन ए आकार निश्चित, आयतन परंतु आयतन अनिश्चित। ऑप्शन बी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित, दोनों निश्चित। ऑप्शन सी आकार अनिश्चित। परंतु आयतन निश्चित। ऑप्शन नंबर डी आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित। चलिए बताइए। तो इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है जो यही बेसिक से बनता है। अभी बताएं कि जो ठोस है उसकी आकृति या आकार निश्चित होता है, फिर जो उसका आयतन है वो भी निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तो हमारे लिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए आकार निश्चित परंतु आयतन अनिश्चित, जो ये गलत है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित बिल्कुल सही है कि आकार भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए। आगे देखिए आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित, ये भी गलत है।
आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा आंसर सही होगा बी। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तब तक आप जवाब नहीं दे सकते जब तक कि आपकी समझ विकसित न हो। तो ठोस के गुण अगर याद है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न लगभग ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। फिर आपको हम द्रव के बारे में बताते हैं, और भी कई प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि ठोस से जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कई तरह से 5 गुण बताएं, 5 में से पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि ठोस में क्या नहीं होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी आकार निश्चित, आयतन निश्चित। ऑप्शन बी घनत्व उच्च, घनत्व उच्च एवं आकार निश्चित। ऑप्शन सी रिक्त स्थान अधिक एवं आकर्षण बल कम। ऑप्शन डी आकर्षण बल अधिक एवं रिक्त स्थान कम। तो देखिए, इस तरह से आपको अभी बताएं कि ठोस में क्या नहीं होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। आसान प्रश्न लगता है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन दे देगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। आकार निश्चित, ये हमने पढ़ा कि आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, ये सही है, लेकिन पूछा है क्या नहीं होता है, मतलब ये होता है। घनत्व उच्च, हमने पढ़ा कि घनत्व उच्च होता है और आकार निश्चित होता है, ये भी सही है, लेकिन नहीं वाला खोजना है। रिक्त स्थान अधिक, तो देखिए रिक्त स्थान अधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है। आकर्षण बल कम, नहीं, आकर्षण बल अधिक होता है, इसका मतलब यही नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा, आकर्षण बल अधिक, ये सही है कि आकर्षण बल अधिक, रिक्त स्थान कम, ये भी सही है। तो क्या नहीं है ठोस का पहचान, तो ये है कि रिक्त स्थान अधिक और आकर्षण बल कम। तो अब आपको कई इससे कम से कम 10 प्रश्न बन सकते हैं। अगर समझ गए होंगे तो ये 10 प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे आप जवाब दे देंगे। अब आते हैं द्रव की तरफ। द्रव, लिक्विड, वही बात फिर से। देखें, अंतरा अणु आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। अंतरा अणु के रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। फिर हमने घनत्व, घनत्व कम होता है, घनत्व कम
होता है। आकार आकार अनिश्चित निश्चित होता है। आयतन आयतन अनिश्चित होता है। ये 5 गुण है। फिर से देखिए आप, ये द्रव है, ये द्रव का कण है। देखिए द्रव में क्या है कि ये जो कण है, ये दोनों कण के बीच में जो लगने वाली बल है, ये बल कम है। दूसरा जो इसके बीच जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ये भी क्या है, कम है ठोस की तुलना में। अगर हम ठोस से तुलना करें तो बीच की जो बल है वो आकर्षण बल, तो कणों के बीच जो लगने वाली बल है उसे आकर्षण बल कहेंगे। तो ये आकर्षण बल कम है, ये रिक्त स्थान भी कम है। घनत्व यानी कि कण कितना सटा सटा है, तो आप देखेंगे कि ठोस के तुलना में इसका कण काफी सटा नहीं है, इसीलिए घनत्व भी कम है, घनत्व कम है। अगर आकार की बात करें, आकार की बात करें तो द्रव अर्थात हम सब कहेंगे पानी। अगर हम इसे एक गिलास में रख ले तो कहेंगे कि ये आकार ले लेगा गिलास का। अगर हम किसी थाली में रख ले तो हम कहेंगे कि ये आकार ले लेगा थाली का। इसका मतलब है कि आकार निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है। फिर हम आयतन की बात करें, अगर हम कहें कि पानी 1 लीटर लिए हैं तो अगर दूसरे बर्तन में डालेंगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, ये निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, घनत्व कम होगा, अंतरानुक आकर्षण यानी रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होगा, अंतरानुक आकर्षण बल कम होगा। अब इस पे फिर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन देगा आपको, द्रव में क्या निश्चित होता है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी हम पढ़े कि द्रव में केवल और केवल आयतन निश्चित होता है, तो हमारा सही जवाब होगा आयतन। अगर क्वेश्चन पूछे पीछे और अभी का मिला के, ठोस और द्रव के मिला के पूछे, तो पूछेगा क्वेश्चन में ठोस एवं द्रव में क्या निश्चित होता है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी आकार, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका प्रश्न क्या होगा? तो पीछे हम पढ़े थे कि ठोस में आयतन निश्चित होता है और यहां हमने पढ़ा द्रव में भी आयतन निश्चित होता है। तो क्या निश्चित होता है ये पूछा है, तो हम कहेंगे दोनों में आयतन निश्चित होता है। अब मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछेगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछ देगा द्रव में क्या अनिश्चित होती है। अब द्रव में अनिश्चित जैसे पूछ लिया तो हम कहेंगे आयतन निश्चित होता है परंतु आकार इसका अनिश्चित होता है। तो ये सारे प्रश्न है। फिर से हम
गैस की तरफ करते हैं। ये जो द्रव है इससे काफी प्रश्न बन सकते हैं। एक बार थ्योरी ये बात समझ होने के बाद आप कई तरह से प्रश्न पूछे तो जवाब दे सकते हैं। गैस 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 की बात करें तो इसकी जो अंतरा अनुक आकर्षण बल है, आकर्षण बल है वो कम है। फिर से अंतरा अनुक रिक्त स्थान स्थान वो भी कम है या नगण्य के बराबर कहेंगे। कम नहीं अधिक है। क्या है? अधिक है। घनत्व कम होता है। आकार अनिश्चित होता है। आयतन अनिश्चित होता है। ध्यान से समझिएगा। फिर से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अनिश्चित होगा, कौन निश्चित होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन, गैस में क्या क्या अनिश्चित अनिश्चित होता है? अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऐसा अभी हमने पढ़ा है कि गैस में आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। तो यहाँ पूछा है कि गैस में क्या क्या अनिश्चित होता है, तो हम कहेंगे आयतन भी अनिश्चित है, आकार भी अनिश्चित है। इसका मतलब है कि इसका आंसर दोनों होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब एक और अगर मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाए तो कह देगा आपसे कि बताइए ठोस और गैस में, ठोस, अब एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं आपको। किसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन आयतन निश्चित होता है? ऐसा प्रश्न। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी सभी। देखिए इसमें क्या है लॉजिक कि हमने आपको ये पढ़ाया ठोस, द्रव और गैस।
यही पढ़ाए हैं हम आपको। अब ये पूछ रहा है किसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो। आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो। हमने क्या दिया? जल, स्टील, CO2 सभी। अब आपको हम ये बताए थे कि बताइए ठोस की पहचान, कि ठोस बहता नहीं है, इसका मतलब जल ठोस नहीं है, जल द्रव है। स्टील बहता नहीं, इसका मतलब ये ठोस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये गैस है। तो किसमें आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता था? तो बताए थे कि जल की आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होगा, तो इसका सही जवाब जल आंसर होगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न देता है और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठोस, द्रव, गैस ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये आपकी समझ लेवल है कि आप कितना समझ पाए हैं, तभी प्रश्न बनेगा। भौतिक में अवस्था को तो आप पढ़ लिए पदार्थ की, और दो बचा है, एक है BEC, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये -273 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे आएगा तो ये बहुत ही ठंडा होकर पदार्थ का निर्माण करेगा। इसे ही हम सब बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, जिसे BEC कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि BEC कितने डिग्री पर बनता है या अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन -273 डिग्री, ऑप्शन बी 273 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 373। तो आपका सही जवाब होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये अति शीतलता अर्थात ठंडा जब हो जाएगा बहुत ज्यादा, तब इस अवस्था में परिवर्तन होगा पदार्थ। ये भारतीय वैज्ञानिक बोस ने खोजा था। अब बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था की। इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहते हैं। तो क्वेश्चन सुनिएगा, किसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए BEC, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इस तरह से। तो अभी बताएं कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था इसे ही कहते हैं। तो ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं। प्लाज्मा उच्च ताप पर बनता है। प्लाज्मा अवस्था जो होता है वो अति उच्च ताप पर बनता है। जैसे कि सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो इसी अवस्था के कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण। तारे में जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये भी इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि सूर्य एवं तारे में कौन सी अवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन पूछने का कई तरीका हो सकता है। तो आपका जवाब होगा प्लाज्मा, ऑप्शन बी BEC, ऑप्शन सी
दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। तो हमने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री में, कि पढ़ना केमिस्ट्री में हमें पदार्थ होता है, पदार्थ में भी हमने देखा, अच्छा पदार्थ जिसे हम सब, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ हम उन्हें कहेंगे जिसमें द्रव्यमान हो। लेकिन इसके कई गुण भी है, केवल एक द्रव्यमान होने से पदार्थ नहीं हो जाता। लेकिन एकदम सिंपल भाषा में समझने के लिए हम कहेंगे कि द्रव्यमान का होना अति आवश्यकता है पदार्थ में। फिर हमने पढ़ा पदार्थ की जो अवस्था है वो भौतिक अवस्था में क्या क्या हो सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं आप सबको। रसायन शास्त्र की बात कर रहे थे हम सब। रसायन शास्त्र में हमने देखा कि हमें केवल और केवल पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। पदार्थ में हमने ये देखा कि जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहेंगे, और जिसमें ऊर्जा, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो ऊर्जा है, हमें यहाँ नहीं पढ़ना होता है, ये फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि इसी रसायन शास्त्र को हमने दो भाग में बांटा है, एक भौतिकी में, दूसरा रसायन में। भौतिकी में जो हम सब पदार्थ पढ़ते हैं वो उनकी अवस्था को पढ़ते हैं कि उसकी क्या अवस्था रही है। इसी अवस्था में हमने ये देखा कि एक ठोस था, एक द्रव था, एक गैस था, और इसके अलावा भी हमने दो पढ़ा जिसे BEC कहते हैं और प्लाज्मा कहते हैं। हमने ठोस के बारे में सिंपल सा साधारण भाषा में यही पढ़ा कि जो बहता नहीं हो। द्रव में पढ़ा जो बहता हो, ये पढ़ा। गैस में हमने पढ़ा जो उड़ता हो, ये गैस है। BEC में पढ़ा जो -273 डिग्री के नीचे चला जाए, अर्थात अति शीतलता उत्पन्न होता हो। प्लाज्मा में हमने ये पढ़ा अति उच्च ताप हो, ये सब पढ़ा। फिर हमने ठोस का गुण पढ़ा। ठोस का गुण, ठोस के गुण में हमने ये पढ़ा कि इसकी जो बीच की जो अंतरानुक आकर्षण बल है, दो कण के बीच जो लगने वाला बल है वो अति या अधिक होगा, ये पढ़ा। फिर इन्हीं दो कणों के बीच में जो खाली अर्थात रिक्त स्थान है वो कम है, बहुत ही कम है। फिर हमने ये पढ़ा कि घनत्व, तो देखे कि इसकी कण बहुत सटा था, घनत्व उच्च था यानी अधिक था। फिर हमने ये पढ़ा आकार। आकार हमने ये देखा कि इसकी आकार निश्चित है, जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में होगा, आकार इसका निश्चित होगा। फिर हमने ये पढ़ा आयतन, तो फिर आयतन भी देखा कि ये निश्चित है। ये सब हमने गुण पढ़ा। फिर इसी में हम सब द्रव का गुण पढ़ा। द्रव के गुण में हमने ये पढ़ा कि जो इसके बीच आकर्षण बल है ठोस की तुलना में कम है, ठोस की तुलना में कम है। रिक्त स्थान जो है ठोस की तुलना में अधिक है। फिर जो घनत्व हमने पढ़ा, ठोस की तुलना में घनत्व कम है। फिर आकार की बात किए तो द्रव तो बहता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार लेगा, तो इसकी आकार अनिश्चित होगी। फिर हमने आयतन के बारे में पढ़ा कि 1 लीटर था, किसी बर्तन में रखेंगे तो 1 ही लीटर होगा, इसका मतलब आकार निश्चित है, ये फिर पढ़ा। फिर हमने गैस के बारे में पढ़ा। गैस में हमने देखा कि जो ठोस या गैस के बीच जो कण के बीच लगने वाले बल है वो बहुत ही कम है, अर्थात नगण्य है, इसीलिए तो ये उड़ता है, क्योंकि दो कण के बीच बल ही नहीं है तो वो स्वतंत्र है। फिर हमने रिक्त स्थान पढ़ा तो बहुत अधिक है, हवा में हाथ मारेंगे देखिए कहीं भी जा सकता है, अर्थात दो कण के बीच जो खाली स्थान है वो अधिक है। फिर हमने घनत्व पढ़ा तो वो भी कम है। आकार पढ़ा तो अनिश्चित है। आयतन पढ़ा तो निश्चित है।
सॉरी, ये भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। तो हमने ये पूरा भौतिक अवस्था पदार्थ का पढ़ा है, पदार्थ की भौतिक अवस्था पढ़ा है। अब अवस्था परिवर्तन भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था आपने सही से समझा होगा। ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या है? गैस, ठोस, द्रव। अब देखिए, अगर कोई वस्तु ठोस से गैस में बदलेगा तो हम कहेंगे कि ये ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया होती है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाना ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है, लेकिन गैस से सीधे ठोस में बदलना ये निक्षेपण है। ये निक्षेपण है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ठोस से सीधे गैस में बदलना कौन सी प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे ठोस से सीधे गैस में बदल जाना ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। लेकिन अगर गैस से ठोस में पूछे तो आप कहिएगा ये निक्षेपण की प्रक्रिया है। फिर आप देखिए, ठोस से द्रव में बदलना। अब ये ठोस है, अब ये द्रव में बदल रहा है, मतलब गलेगा तब द्रव में बदलेगा, तो ये गलन की प्रक्रिया है। ठोस से गैस द्रव में बदलना ये गलन है। इसे ही द्रवीकरण भी बोलते हैं, द्रवीकरण भी बोलते हैं। तो ठोस से द्रव में बदलना द्रवीकरण। जैसे एक बर्फ का गोला लीजिए, बर्फ अभी ठोस है, अब जैसे जैसे इस पे ताप दीजिएगा ये धीरे धीरे द्रव में बदलते जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये द्रवीकरण हो रहा है, अर्थात द्रव में बदल रहा है। तो ठोस का द्रव में बदलना द्रवीकरण कहलाता है। लेकिन इसी द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना ये जमना कहलाता है, जमना कहलाता है, या इसे ही हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। अब फिर से सुनिए, जब हम सब फ्रिज में पानी रख देते हैं तो ये ठोस में बदल जाता है। तो पानी था कैसा? द्रव, द्रव से बदल क्या गया? ठोस, अर्थात ये जम गया। तो हम कहेंगे कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना कहेंगे या हिमीकरण कहेंगे। फिर हमने द्रव से गैस में किया, द्रव से गैस में बदलना ही संघनन कहलाता है, संघनन। फिर इसी गैस को ठोस में बदलना, सॉरी, ये वाष्पन कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। एक बार फिर से, ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। ठोस से द्रव में बदलना, देखिए ये ठोस है और ये गैस है। ठोस से अगर गैस में बदला तो कहेंगे ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया है। अगर ये गैस से ठोस में बदल रहा है तो कहेंगे निक्षेपण, निक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है। फिर अगर हम कहें कि ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना ये गलन की प्रक्रिया है, गलन की प्रक्रिया, या इसे ही बोलते हैं हम सब द्रवीकरण, इसे ही बोलते हैं द्रवीकरण कहते हैं। फिर अगर द्रव से कोई वस्तु ठोस में बदले, द्रव से ठोस में बदले
तो जमता है तो हम कहेंगे इसे जमना, या इसे ही बोलते हैं हिमीकरण, हिमीकरण कहेंगे। फिर एक अवस्था आता है द्रव से ठोस, सॉरी द्रव से गैस, द्रव गैस, द्रव गैस। द्रव से अगर गैस में बदल रहा है तो बाष्पन, बाष्पन। इसे समझिए, जब हम सब, आप देखे होंगे कि ये चूल्हा है, चूल्हा पे बर्तन चढ़ा दिया है, अब यहाँ पे खाना बना रहा था तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसमें है क्या, कहेंगे पानी है, और पानी कैसा है, द्रव है। जब ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर में देखिए भाप बनकर गैस उड़ जाता है, तो क्या है कि द्रव किस में बदल गया था, गैस में, और हम इसे ही क्या बोलते हैं, बाष्प। तो कहेंगे द्रव से गैस में बदलना वो बाष्पन की क्रिया है। लेकिन गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना ये संघनन की क्रिया है, संघनन की क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अवस्था परिवर्तन भी समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन, कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो कहलाता है, ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी बाष्पन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी निक्षेपण। तो अभी हम आपको बताएं कि ठोस से अगर कोई वस्तु गैस में बदलता है तो हम कहेंगे कि ये ऊर्ध्वपातन है। अगर यही पलट के आपसे ये पूछता कि गैस से, यहाँ गैस दिया रहता और यहाँ ठोस दिया रहता, गैस से ठोस में बदलना, तो आपका सही जवाब हो जाता निक्षेपण। तो ये तो कॉमन अंतर है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। फिर कभी कभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ से भी क्वेश्चन पूछता है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ, तो जैसे शुष्क, शुष्क बर्फ, नौसादर, नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये सब आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो हमारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ होगा शुष्क बर्फ, नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन। ये इतना याद रखेगा तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का जो भौतिक अवस्था होती है हमने वो देखा। अभी हमने रासायनिक अवस्था नहीं देखा है, या पदार्थ को रासायनिक आधार पर नहीं पढ़ा है।
देखिए, अगर हम सब रसायन में पढ़ें तो रसायन में हम पढ़ेंगे पदार्थ, लेकिन ये पदार्थ अब जो वहां हमने भौतिक में पढ़ा है उससे अलग है। ये पदार्थ अब हम पदार्थ को अगर डिवाइड करें तो दो रूप में बढ़ जाएगा। वहां अवस्था के रूप से देखे थे, यहाँ केमिकल के रूप से देखेंगे। तो एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। शुद्ध में भी दो प्रकार के, एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। अशुद्ध में हम सब पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार के, एक समंग मिश्रण, दूसरा विषमंग मिश्रण। तो तत्व में भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, यौगिक में से बनेगा। अब डायरेक्ट पूछ लेता है इनमें से शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इस तरह से। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बाद में हम सब रसायन परिवर्तन के लिए अगला वीडियो लाएंगे इस पे, जो डिटेल फिर से चलेगा। ये वीडियो आप सब देखिएगा, देख के कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह से समझ में आ रहा है और हम भी आपको समझा पा रहे हैं। ये हमारा पहला, हम सब बिगिनर है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप सबको लाभ मिले तो आप बताइएगा, फिर लाएंगे अगला वीडियो। धन्यवाद।